नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज के वीडियो में पढ़ेंगे झारखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर 2 जीके, जो कि एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं। आज हम लोग 20 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ कि भारत की संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? जब संविधान सभा का निर्माण किया गया था तो इसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे चुन दिया वो वाला नहीं, निर्वाचित जिनको चुनाव के माध्यम से अध्यक्ष बनाया गया हो, जो अस्थायी अध्यक्ष हैं वो कौन थे? तो बात करें संविधान सभा की, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर, मतलब कैबिनेट मिशन की देख रेख में संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। और इसका जो पहला बैठक है वह 9 दिसंबर, कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को। उस टाइम इस बैठक में सबसे उम्र वाले अगर कोई व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो उनको वहां पे बना दिया जाता है इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष का मतलब वो कुछ देर के लिए रहेंगे, जब अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा फिर वो अपने आप हट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, किनको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पे क्या किया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। कब? तो 9 दिसंबर को। फिर इलेक्शन होता है वहां पे संविधान सभा में, तब जाके 11 दिसंबर, 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को वहां पे इलेक्शन होने के बाद अध्यक्ष चुना जाता है, और वो रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन रहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ और फिर यह विघटित हो गया, जो संविधान सभा था वह विघटित हो गया, फिर से इसका निर्माण किया गया, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है कि संविधान सभा का जो पहला बैठक है वह कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और उस टाइम इनके अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन के माध्यम से फिर से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कब ये बैठे थे वहां पे? तो 11 दिसंबर को, ठीक है। क्वेश्चन आएगा संविधान सभा की पहली अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब किए थे? तो 11 दिसंबर को किए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल के किस ग्रंथ में गुप्तों की राजनीति और प्रशासन का सुंदर वर्णन है? मतलब जैसे कि बात करें हम लोग मौर्य वंश की, ठीक है, तो मौर्य वंश की जितनी भी राजनीति है वह एक पुस्तक में देखने को मिलती है, और उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है उस पुस्तक का? अर्थशास्त्र नाम, ठीक है। और इसको लिखने वाले कौन है? इसको लिखने वाले हैं कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? चाणक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? चाणक्य भी बोलते हैं, ठीक है। कौटिल्य है, चाणक्य है, एक ही नाम है दोनों, ठीक है, जो लिखते हैं अर्थशास्त्र, और वो उसमें मौर्य साम्राज्य की पूरी राजनीति व्यवस्था को बताते हैं। इन्हीं की शिष्या आती है, ठीक है, और इनकी शिष्या का नाम है कामनंदक, जो भी नाम है इनका, कामनंदक। क्या नाम है इनका? कामनंदक। इन्हीं की शिष्या, किनकी शिष्या? तो कौटिल्य की शिष्या कामनंदक शिष्या है इनकी, जो कि एक किताब लिखती है जिनका नाम है नीति सार। क्या नाम है? नीति सार। और इस नीति सार के माध्यम से वो क्या करती है? वो गुप्त राजवंश की राजनीति और प्रशासन व्यवस्था को बताती है। मतलब जो कौटिल्य थे वो क्या करते हैं? अर्थशास्त्र के माध्यम से मौर्य साम्राज्य की राजनीति के बारे में बताते हैं, और इन्हीं की शिष्या है जिनका नाम है कामनंदक, जो कि बताती है नीति सार के माध्यम से गुप्तों की राजनीति के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? गुप्तों की राजनीति के बारे में कौन? तो है कामनंदक। किताब का नाम क्या है? नीति सार। और मौर्य की राजनीति के बारे में कौन? तो कौटिल्य। किताब का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है? ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है वह कहाँ स्थित है? तो यह जो है हमारा वह स्थित है हेग में। अभी हेग कहाँ है? तो यह हमारा नीदरलैंड में। कहाँ है? तो यह हमारा जो है वह नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में। यूएन के जितने भी मुख्य भाग हैं उनका मुख्यालय मैक्सिमम बोले तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, ठीक है। लेकिन एक यही है जो कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है? नीदरलैंड के हेग में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और उसकी स्थापना कब हुई थी? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी हमारी जाके 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना। और बात करें इसमें कौन कौन से आधिकारिक भाषा है, तो इसमें 2 भाषा है मात्र। कौन कौन सा? तो एक है इंग्लिश और एक है फ्रेंच, ठीक है। क्या क्या देखें हम लोग इसमें? तो देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की
जो स्थापना है वह हुई थी 1945 ईस्वी में। कहाँ? तो नीदरलैंड में। कहाँ? नीदरलैंड के हेग में जाके हुई थी। और इसके आधिकारिक भाषा की बात करें, किसकी बात करें? भाषा की, तो इसमें इंग्लिश बोला जाता है और फ्रेंच बोला जाता है, मतलब दो इसके आधिकारिक भाषा है। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ? मतलब कौन से बौद्ध संगति में जाके महायान का यहाँ पे उद्भव हुआ, महायान का निर्माण हुआ? अब ये महायान क्या है? तो बात यहाँ पे ये है कि बौद्ध धर्म का दो टुकड़ा होता है। कितना टुकड़ा होता है? बौद्ध धर्म का कितना टुकड़ा? दो टुकड़ा होता है। एक है हमारा कौन सा? महायान। क्या है? एक है महायान और दूसरा है हमारा हीनयान। क्या है? हीनयान। अब ये क्या है और ये हुआ कब? तो ये हुआ हमारा बौद्ध धर्म के चौथी संगति में हुआ। किनके देख रेख में हुआ? तो ये कनिष्क के देख रेख में हुआ। किनके? कनिष्क के देख रेख में हुआ। अब ये कौन से वंश से है? तो ये कुषाण वंश से है। कहां से है ये? तो ये कुषाण वंश से संबंधित है। कनिष्क जो कि जम्मू कश्मीर में वहां के राजा हुआ करते थे। ठीक है, और उन्हीं के देखरेख में क्या हुआ? बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति हुई और उसमें बौद्ध धर्म का दो टुकड़ा हुआ। क्यों दो टुकड़ा हुआ? तो देखिए, अब एक है महायान और एक है हीनयान। महायान किनको बोलेंगे और हीनयान किनको बोलेंगे? तो महायान बोला जाता है जो गौतम बुद्ध को क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। तो हीनयान वाले क्या मानते हैं? तो हीनयान वाले लोग हैं, ये लोग इनको गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। महापुरुष मानते हैं। इनका कहना है कि गौतम बुद्ध बस एक महापुरुष है, वो कोई भगवान नहीं है। ठीक है, महायान वालों का क्या कहना है? तो ये लोग मूर्ति की पूजा करते हैं। गौतम बुद्ध की जो है मूर्ति, उनकी ये लोग पूजा करते हैं। मूर्ति की ये लोग पूजा करते हैं और ये लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा इनका कहानी है। जो मतलब टोटल इसमें 4 संगति हुई। ठीक है, पहला जो कि हुआ था हर्यंक वंश के राजा थे जिनका नाम है अजातशत्रु। पहले की बात करें तो अजातशत्रु के टाइम में हुआ था। अजातशत्रु के देखरेख में हुआ था, जो कि हर्यंक वंश से संबंधित थे। दूसरा है कालाशोक, राजा का नाम है कालाशोक, जो कि किससे संबंधित है? जो कि हमारा शिशुनाग वंश से संबंधित है। तीसरा आता है हमारा अशोक के देखरेख में हुआ था, जो कि मौर्य वंश का राजा था। और चौथा है हमारा जो कि कनिष्क के देखरेख में हुआ था। किनके देखरेख में? कनिष्क के देखरेख में हुआ था, जो कि कहाँ के हैं? वो जो कुषाण वंश के राजा थे। और यही चौथे में ही क्या होता है? ये बौद्ध धर्म का दो टुकड़ा होता है, हीनयान और महायान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के दिन के रूप में मनाया जाता है। अब ये क्या बोल रहा है कि 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था अचानक से, जिसको लोग अहिंसक विरोध के रूप में इसको मनाते हैं? तो ये तारीख इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? भारत में रॉलेट एक्ट आया था। क्या आया था? रॉलेट एक्ट आया था, जिसका लोग विरोध कर रहे थे अहिंसक रूप से। ये क्या ला दिया? और रॉलेट एक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं काला कानून। क्या बोलते हैं? काला कानून बोलते हैं। रॉलेट एक्ट को ही काला कानून बोला जाता है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति को अगर शक हुआ कि वो क्या कर रहा है, देश के प्रति कुछ वैसा कांड करने वाला है, तो उसको उठा के बिना कोई कार्रवाई के, बिना उसको सूचना दिए, मतलब उसको जेल में डाला जा सकता है, जिसमें 2 वर्ष की मैक्सिमम सजा देने का प्रावधान था। इस टाइप का कुछ था अपना कानून। और इसी के चक्कर में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? कार्यपालिका की शक्ति, किसकी कार्यपालिका की शक्ति? तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 52 से लेके 78। 52 से लेके 78 तक जो है अनुच्छेद, वह कार्यपालिका की शक्ति से संबंधित है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति से संबंधित है। आखिर संघ संविधान के कौन से भाग में आता है? चलिए एक बार भाग को देख लेते हैं। तो पहले भाग पे आता है कि भारत और उनके राज्य। क्या आता है? भारत और उनके राज्य। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा नागरिकता। क्या आता है? नागरिकता। मेरा राइटिंग कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और तीसरे नंबर पे आता है मौलिक अधिकार। क्या आता है? मौलिक अधिकार। और चौथे नंबर पे आता है हमारा डीपीएसपी।
अब ये क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब अगर सरकार के पास पैसा होगा तो वो कल्याण का काम करेगी, नहीं होगा तो नहीं करेगी। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे पास वो शिक्षा का अधिकार उस टाइम नहीं था। शिक्षा का अधिकार का मतलब है कि हमें पढ़ने की अधिकार है, मतलब सरकार हमको ज़बरदस्ती पढ़ाएगी, मतलब हमें सुविधा देगी, पढ़ने की सुविधा देगी। लेकिन सरकार के पास उस टाइम उतना पैसा था नहीं, तो ये अधिकार हम लोग को था नहीं। लेकिन 2002 में क्या हुआ, ये अधिकार हम लोग को जाके मिल गया, शिक्षा का अधिकार। क्यों? क्योंकि उस टाइम पूरे भारत में क्या हो चुके थे, सरकारी स्कूल खुल चुके थे। तो सरकार के पास पैसा था तो खोला, नहीं रहता तो नहीं खोलता। ठीक है, तो वही है डीपीएसपी में, सरकार के पास अगर पैसा होगा तो कल्याण की काम करेगी, नहीं होगा तो छोड़ देगी। और इसी के तहत अभी मिलता है सब किसान को 2000 रुपये पीएम किसान के तहत। और वो आता है किसके अंदर, तो आता है डीपीएसपी के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पे आता है संघ। ठीक है, वही संघ की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्या है, संघ की कार्यपालिका। ठीक है, और 6ठे नंबर पे आता है हमारा कौन सा, राज्य। ठीक है, और भी ऐसे आगे कर करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया। ठीक है, तो एलोरा की जो गुफा है कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो इसका निर्माण किसने कराया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण कराया। ठीक है, एलोरा गुफा की बात करें तो यह विश्व धरोहर है। क्या है यह, तो यह हमारा जो है एलोरा की गुफा, यह विश्व धरोहर है। विश्व धरोहर में इसको रखा गया है। ठीक है, एलोरा की जो गुफा है यहाँ पे कैलाश मंदिर है। क्या है, कैलाश मंदिर है। अब कैलाश मंदिर की बात करें तो यह एक ही चट्टान को काट कर मंदिर बनाया गया। भारत में एकलौता यही मंदिर है जिसको एक ही चट्टान को काट काट करके बनाया गया, मतलब इसमें जोड़ा नहीं गया है, मतलब एक ही चट्टान सीधा खड़ा उसी को काट काट के बनाया गया है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे एलोरा की जो गुफा है, यहाँ पे 3 साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन सा, तो यह हिंदू धर्म से भी रिलेटेड है, यह जैन धर्म से भी रिलेटेड है, और यह बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड है। आप लोग बताइए कि कौन से राजा थे, राष्ट्रकूट के वह कौन से राजा थे जो कि कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे। ठीक है, ये आप लोग को बताना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने आरंभ किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किए थे, तो किए थे जाके 1938 ईस्वी में जाके इसका शुरुआत करवाए थे। ठीक, अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन जब ये द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया महात्मा गांधी जी द्वारा, ठीक है, कब, तो कब किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था 1942 ईस्वी को शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। उस टाइम इस अखबार को बैन कर दिया गया अंग्रेजी सरकार द्वारा। भारत में हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र को बैन कर दिया गया। कब किया गया बैन, तो 1942 ईस्वी को। प्रारंभ कब हुआ, तो 1938 ईस्वी को। ठीक है, फिर धीरे धीरे फिर ये स्टार्ट भी हो गया था। लेकिन जाके 2008 में, कब, 2008 में यह पूरी तरह से बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, क्योंकि इसके ऊपर 50 करोड़ का कर्ज आ चुका था, इसलिए अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया और ये बंद हो गया। ठीक है, शुरू कौन किए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी शुरुआत किए थे। अगला क्वेश्चन सबसे इजी है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। रबी फसल कौन सी है, तो रबी फसल किसको बोलते हैं, फसल को यहाँ पे 3 भागों में बांट के रखा गया है। कौन कौन सा, फसल को 3 भागों में बांट के रखा गया। एक है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल, और तीसरा है जायद फसल। क्या है, जायद फसल है। रबी फसल क्या है, तो जिसको वर्षा ऋतु में बोया जाता है। कब बोया जाता है इसको, तो वर्षा ऋतु में इसको बोया जाता है। और रबी फसल क्या है, तो जिसको शीत ऋतु में बोया जाता है। और जायद फसल क्या है, तो जिसको ग्रीष्म ऋतु में, कब, ग्रीष्म ऋतु में इसको बोया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में इसको बोया जाता है। 3 तरह का है फसल। कौन कौन सा, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। अब खुद से अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से फसल को वर्षा के टाइम में, पानी के टाइम में इसको रोपा जाता है, किसको ठंड में रोपा जाता है और किसको गर्मी के टाइम में रोपा जाता है। महीने की बात करें तो लेके इसको जून जुलाई, ठीक है, बोले तो जुलाई के टाइम में इसको बोया जाता है और सितंबर के टाइम में उसको काट लिया जाता है। और इसको सितंबर से लेके अक्टूबर के टाइम में, चलो सितंबर ही बात करते हैं, सितंबर के टाइम में इसको बोया जाता है और इसको मार्च के टाइम में लगाया जाता है। तो बताइए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है किसको ठंड के दिनों में लगाया जाता है और गर्मी के दिनों में काटा जाता है, मतलब आज के मौसम में काटा जा रहा है।
ठीक है। ऑप्शन है सरसों, मक्का, सोयाबीन, कपास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सरसों, जिसको गेहूं के साथ लगाते हैं और अभी के टाइम में इसको काट रहे हैं, ठीक है। बाकी सब हो जाएगा हमारा कहाँ चला जाएगा, यह हमारा खरीफ फसल में चला जाएगा। जायद फसल में फल वाला आएगा, जैसे खरबूजा, तरबूज, ये सब आएगा इसके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में घोड़े के बाल से बने तार हैं। कौन सा ऐसा उपकरण है, बजाने वाला है, ठीक है, कौन सा ऐसा उपकरण है जिसमें घोड़े के बाल का प्रयोग किया जाता है तार बनाने के लिए, कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा चिंकारा। क्या होगा, चिंकारा। जैसे कि वीणा टाइप का होता है, जिसमें हम हॉलीवुड मूवी में लोग देखते होंगे कि ऐसे ऐसे करके लोग बजाते रहते हैं। तो इसमें कहाँ उपयोग किया जाता है, तो जो हाथ में पकड़े रहते हैं उसमें नहीं, जो ऐसे ऐसे करके करते रहते हैं। और इसकी आकृति धनुष जैसी होती है। कैसी रहती है, धनुष जैसी इसकी आकृति रहती है, जिसको ऐसे लोग पकड़ लेते हैं और यहाँ पे तार बंधा होता है, ठीक है। मतलब इस टाइप का, अब समझ गए होंगे हम किसकी बात कर। तो कौन से मशीन में, मतलब कौन से उपकरण में घोड़े की बाल का उपयोग किया जाता है तार के रूप में, तो चिंकारा, ठीक है, जिसमें ये रहता है धनुष के जैसी आकृति रहती है इसकी। तो बाल का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसमें नहीं। जो ये बजाने वाला, जिसको हाथ में लिए रहता है ऐसे करके बजाने वाला, उसमें नहीं किया जाता है। जिसको हम लोग हाथ से पकड़े रहते हैं, इतना बड़ा जो मशीन रहता है, इसको जो लोग हाथ से पकड़े रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तार बंधे होते हैं। कितने तार, 3 तार टोटल। इसमें 3 तार बंधे होते हैं। 3 तार में से 2 तार जो है वह घोड़े का बाल रहता है। 3 तार में से 2 तार यहाँ पे जो है क्या रहता है, वह है हमारा घोड़े का बाल रहता है यहाँ पे। और 1 तार जो है वह स्टील का बना होता है, ठीक है। याद रखना है, चिंकारा में टोटल 3 तार लगे होते हैं। चिंकारा हम लोग इसको बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें 3 तार लगे होते हैं और 3 तार में से जो 2 तार है वो हमारा घोड़े का बाल का तार बना रहता है और 1 तार ऐसा है जो कि स्टील का बना होता है, ठीक है। और इसका यूज मैक्सिमम किया जाता है राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या है क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1993 को की गई। कब की गई, 1993 को की गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मंगलोर की संधि। मंगलोर कहाँ है, तो आज के कर्नाटक में है। बेंगलुरु कहाँ है, तो वो भी हमारे कर्नाटक में ही है, ठीक है। तो मंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किस वर्ष की गई। मतलब साफ क्वेश्चन है यहाँ पे कि मंगलोर की संधि कब हुई थी। क्वेश्चन है कि मंगलोर की संधि कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1784 ईस्वी को। अब फिर ये संधि वंधि का क्या कहानी है यहाँ पे, तो टीपू सुल्तान, ठीक है, इनके पापा का नाम है हैदर अली, ठीक है, जो कि मैसूर के राजा थे। तो मैसूर और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ करता था, जिसको हम लोग बोलते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या बोलते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि टोटल 4 हुआ था। कितना हुआ था, 4। पहले नंबर की बात करें, जो पहला युद्ध हुआ था वो कब शुरू हुआ था, तो 1767 में जाके शुरू हुआ था, जो कि 2 साल चला था मात्र, और जाके 2 साल के बाद ये क्या हो गया था, खत्म हो गया था, ठीक है। और इसमें कौन सी संधि हुई थी, तो इसमें हुई थी मद्रास की संधि। क्या हुई थी, मद्रास की संधि, ठीक है। मद्रास की जब इसमें संधि हुई तो इसमें जीते कौन थे आखिर। बात चल रही है यहाँ पे मैसूर और अंग्रेजों के बीच झगड़ा चल रहा है, और इस झगड़ा में मैसूर के साइड से जो मेन नेतृत्व कर रहे हैं वो है हैदर अली, टीपू सुल्तान के पापा जी, ठीक है, वो इनके नेतृत्व कर रहे हैं। तो जीते कौन, तो इसमें जीत जाते हैं हमारे हैदर अली जी, अंग्रेजों की हार होती है। उसके बाद जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, कब होता है, 11 साल के बाद स्टार्ट होता है, 1780 ईस्वी में स्टार्ट होता है, जो कि खत्म होता है 4 साल के बाद, मतलब 1784 ईस्वी में खत्म होता है। आई बात समझ में, 4 साल चलता है, इसमें खत्म होता है। और यही युद्ध के बीच में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण, और उनका जितना भी नेतृत्व है युद्ध का, उन्हीं के बेटे जिनका नाम है टीपू सुल्तान, वो सब कुछ संभालते हैं, उनके द्वारा ये सारा युद्ध संभाला जाता है। लेकिन इसमें टीपू सुल्तान की हार हो जाती है, और इसके बीच कौन सी संधि होती है, तब जाके संधि होती है हमारी मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि
और वही हमारा क्वेश्चन में था कि मंगलोर की संधि कब हुई थी, तो यह दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, जो कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से लेकर 1784 के बीच में हुआ था, और इसमें टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और संधि होती है 1784 ईस्वी को होती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 2 युद्ध हो गया, पहला दूसरा। अब तीसरे युद्ध की बात करें, तीसरा युद्ध कब स्टार्ट हुआ, तो 6 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद? 6 वर्ष के बाद फिर से स्टार्ट होता है। कब? 1790 ईस्वी को यह स्टार्ट होता है। कब? 1790 ईस्वी को ये फिर से स्टार्ट होता है और ये भी 2 साल तक चलता है, मतलब 1792 में ये फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, 1792 में ये खत्म हो जाता है। तो इसमें कौन सी संधि हुई, इसमें किसकी हार हुई? तो इसमें फिर से टीपू सुल्तान की हार हुई, मतलब टीपू सुल्तान जी यहाँ पे जीत नहीं रहे हैं। इससे पहले वाले में भी वो हारे थे, उसके बाद वाले में भी, और इस बार वो बहुत बुरे तरीके से इसमें हारे। तो इसमें कौन सी संधि हुई? तो इसमें हुई श्रीरंगपट्टनम। कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। ठीक है, इसमें टीपू सुल्तान की हार होती है। फिर से चौथा युद्ध शुरू होता है यहाँ पे, और चौथा युद्ध जो है वह शुरू होता है कब? 1799 ईस्वी को शुरू होता है, अंग्रेजों के बीच और टीपू सुल्तान के बीच। और इस बार हमारे जो है टीपू सुल्तान जो है वो मारे जाते हैं। ठीक है, टीपू सुल्तान इसमें मारे जाते, शहीद हो जाते हैं वो, मतलब तब से ये युद्ध खत्म हो जाता है और मैसूर अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है। तो ध्यान देना इस बात को। टोटल आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए हैं? तो मात्र 4 ही हुए हैं। पहला कितने वर्ष चला? 2 वर्ष चला, जो कि 1767 में जाके शुरू हुआ था। इसमें मद्रास की संधि हुई थी। दूसरा कब शुरू हुआ? तो 1780 में शुरू हुआ, 11 साल के बाद, जो कि 4 वर्ष चला था। और इसी बीच में हमारे हैदर अली जी मर जाते हैं और उनका सारा नेतृत्व संभालते हैं उनके बेटा, जिनका नाम है टीपू सुल्तान, और इसमें मंगलोर की संधि होती है। उसके 6 साल के बाद तुरंत फिर से युद्ध स्टार्ट होता है 1790 ईस्वी को, और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, जिसमें फिर से टीपू सुल्तान की हार होती है। और लास्ट युद्ध होता है 1799 को, और इसमें क्या होता है? टीपू सुल्तान जी की मृत्यु हो जाती है। आई बात समझ में? तो ये मैसूर वाला युद्ध थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? मतलब कि भारत का कौन सा अनुच्छेद है जो 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को कारखानों में, मतलब डेंजरस जगहों पे काम करने से रोकता है? तो वह है हमारा अनुच्छेद 24। क्या है हमारा? अनुच्छेद 24 है, जो कि बच्चों को खतरनाक जगहों पे कार्य करने से रोकता है। ठीक है, तो फिर अनुच्छेद 23 में क्या है? तो इसमें है लोगों का व्यापार, आदमियों का व्यापार, ये रोकता है। ठीक है, जबरन मजदूरी, काम करवाओ पैसा मत दो, ये भी रोकता है। कौन सा? अनुच्छेद 23, कि मतलब कोई काम कर रहा है तो उसको पैसा देना होगा, बिना पैसा दिए बेगारी का काम नहीं करवा सकते, ये बोलता है हमारा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 बोलता है कि कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक जगहों पे काम करवाना वर्जित है। ठीक है, अनुच्छेद 25 क्या बोलता है? अंतःकरण। अंतःकरण का ही हमें अधिकार देता है, मतलब आप कोई भी धर्म को अंदर से मान सकते हो, इसमें सरकार आपको रोक नहीं सकती, कोई भी इसमें आपको रोक नहीं सकता। आपको हिंदू धर्म मानना है तो मानो, मुस्लिम धर्म मानना है तो मानो, जो मन है वो मानो, इसमें किसी का कोई रोक टोक नहीं है। आगे बात समझ में? वैसे ही हमारा ये 26 में क्या देता है? तो 26 में देता है कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं धर्म से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि चंदा जमा कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ये, मतलब ठीक है। उसके बाद 27 में फिर से हमारा दे देता है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ऐसे ही करके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? क्वेश्चन के अनुसार है कि 2011 के जनगणना के अनुसार 1 किलोमीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल में सबसे अधिक जनसंख्या कौन से स्टेट में है? ऑप्शन यहाँ पे दिया, मतलब सबसे 1 किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर सबसे अधिक लोग कहाँ रहते हैं? पूरे भारत की बात करें तो जनसंख्या घनत्व तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, तो वो है हमारा बिहार का। कहाँ है? बिहार का। कितने लोग रहते हैं? तो लोग रहते हैं यहाँ पे 1106 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है हमारा पश्चिम बंगाल का। ठीक है, अच्छा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा झारखंड। ये सबसे झारखंड हमारा सबसे आगे है। झारखंड के 1 किलोमीटर क्षेत्रफल स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? तो रहते हैं इसमें टोटल कितने? 414 लोग रहते हैं।
और सबसे कम कौन सा राज्य में रहता है? तो सबसे कम रहता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ रहता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कितने लोग रहते हैं? तो 17 लोग ही रहते हैं मात्र 1 किलोमीटर के अंदर में। ठीक है, सबसे ज्यादा बिहार में, सबसे कम यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, और झारखंड में कितना है? तो 414 है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हमारा झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि लेजीम भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य है? क्वेश्चन है कि जो लेजीम जो एक लोक नृत्य है वह कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये जो लेजीम है वो हमारा महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र का फेमस एक और है लावणी। ठीक है, वो भी यहाँ का फेमस लोक नृत्य है। ठीक है, झारखंड की बात करें तो झारखंड में आ जाता है हमारा, झारखंड में झूमर। क्या आता है? झूमर, छौआ, ठीक है, ये सब आ जाता है। और भी एक है डोमकच। क्या हमारा? डोमकच। ये भी आप आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, डोमकच। यहाँ बात ध्यान देने वाली ये है कि हमारे यहाँ जो झूमर है, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये सब जो स्टेट में जो झूमर है वैसे ही एक और नाम से है जिसका नाम है झुमूर। क्या है? झुमूर। ये कहाँ का है? तो ये है हमारा असम राज्य का। यहाँ के एक आदिवासी है वो इसको मनाती है। ठीक है, असम की। असम में है हमारा झुमूर और झारखंड में है हमारा झूमर। इस बात को लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति जो है वह किससे संबंधित है? तो काली क्रांति जो है वह संबंधित है हमारा किससे? पेट्रोलियम और काला तेल से संबंधित है। आई बात समझ में? पेट्रोलियम और काला तेल से संबंधित है, और पेट्रोलियम को हम लोग काला सोना कहते हैं, कोयला को नहीं कहते। ध्यान रखना है, पेट्रोलियम को हम लोग काला सोना कहते हैं। ठीक है, काली क्रांति जो है वह पेट्रोलियम से संबंधित है। वैसे ही आ जाता है हमारा क्या क्या? तो आता है हमारा श्वेत क्रांति। कौन सा? श्वेत क्रांति, जो कि हमारा दूध से संबंधित है। ठीक है, वैसे ही आ जाता है हमारा लाल क्रांति, जो कि टमाटर, किसे? टमाटर से संबंधित है, मांस से संबंधित है। ठीक है, वैसे ही आता है हमारा नीली क्रांति, जो कि शायद मछली से संबंधित है। किसे? मछली से संबंधित है। वैसे आता है हमारा हरित क्रांति जो है वो कि हमारा कृषि से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बाघ परियोजना कब शुरुआत की गई? मतलब कब शुरू हुआ भारत में बाघ परियोजना? तो इसका सही आंसर होगा 1972 से लेकर 1973 के बीच में भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत भारत में बाघों को संरक्षण दिया गया, उनको बचाया जाए। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि संघ में अवशिष्ट शक्तियों को निहित करके भारतीय संविधान द्वारा निम्न का पालन किया गया है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है कि संघ में अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार, संघ को अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार कहाँ से लिया गया है? किसको देख के लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कैनेडियन। मतलब कनाडा से इसको लिया गया है। संघ के अवशिष्ट अधिकारों को, संघ के अवशिष्ट शक्तियों को लिया गया। आखिर ये है क्या? चलिए इसको समझते हैं। तो हमारे यहाँ जो क्या बोलते हैं, पावर, सत्ता, जिसको हम लोग बोलते हैं सत्ता की साझेदारी, 3 सूची बना के की गई है। कितनी सूची? 3 सूची बना के की गई है। और वह सूची है सबसे पहले हमारा संघ सूची। क्या है? संघ सूची। उसके बाद आता है हमारा राज्य सूची। उसके बाद आता है हमारा समवर्ती सूची। क्या आता है? समवर्ती सूची। संघ सूची में जो भी अधिकार लिखे रहेंगे, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, उसके बाद मुद्रा, तो ये सब जो भयानक टॉपिक है ये सब लिखे रहते हैं हमारे कहाँ? संघ सूची में। और इसके ऊपर कानून बनाती है केंद्र सरकार, जो कि पूरे भारत में लागू होती है। बैंकिंग, ये सब भयानक टॉपिक लिखा रहेगा हमारा संघ सूची में लिखा रहता है। ठीक है, और केंद्र सरकार कानून बनाएगी जो कि पूरे भारत के लिए लागू रहेगा। राज्य सूची में छोटा चीज देके रखा है, जैसे कि स्वास्थ्य को इसमें दे दिया है। और क्या दे दिया है इसमें दे दिया है प्रशासन को, इसमें दे दिया है शांति कायम करने के लिए, मतलब पुलिस को देके रखा है राज्य में। तो इसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी और केवल राज्य के लिए ही होगा, मतलब राज्य के अंदर ही केवल लागू होगा, पूरे देश के लिए नहीं लागू होगा।
तीसरा आता है हमारा समवर्ती सूची, जो कि केंद्र के लिए भी समय समय पर आवश्यक हो जाता है और राज्य के लिए भी समय समय पर आवश्यक हो जाता है। जैसे कि शादी वाला मामला, ठीक है, कि लोगों का शादी का उम्र कितना होना चाहिए, ठीक है, गोद लेने का क्या रहना चाहिए, ठीक है, तो सब बड़ा बड़ा जो मैटर है वो आता है, मतलब बोलते हैं जिसमें कभी कभी लोग फंस जाते हैं, उस टाइप का जो टॉपिक है वो आता है हमारा समवर्ती सूची में। और इसमें दोनों कानून बना सकती है, केंद्र भी और राज्य भी कानून बनाएगी। अगर राज्य बनाएगी तो केवल राज्य के लिए लागू होगा, अगर इसके ऊपर केंद्र बना दी तो पूरे भारत पर लागू होगा, ठीक है, मतलब इनके ऊपर राज्य को भी पावर है कि आप इसके ऊपर कानून बना सकते हैं, ठीक है। आखिर ये समवर्ती सूची का विषय कहां से लिया गया है, तो यह लिया गया है हमारा कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। कहां से, तो यह हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची का। आई बात समझ में। कोई बड़ा बड़ा टॉपिक हमारा संघ सूची में, छोटा मोटा टॉपिक राज्य को दे दिया गया है, और ऐसा टॉपिक जो कभी कभी भयानक रूप भी ले लेता है और कभी कभी नॉर्मल भी रहता है, तो उसको रख दिया गया है समवर्ती सूची में, जिसके ऊपर दोनों कानून बनाएगा। लेकिन बात यहाँ ये है कि कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जिनको ना कि संघ में रखा गया है, ना राज्य में रखा गया है, ना इनको समवर्ती में रखा गया है। उनको कहाँ बोलेंगे हम लोग, उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा। जैसे जब हमारा संविधान बन रहा था तब उस टाइम उतना इंटरनेट नहीं था, ठीक है, तो इंटरनेट से जो भी धोखाधड़ी होता है वह किस में जाएगा, यही तो है बात। ना संघ में है, ना राज्य में है, ना समवर्ती में है, किस में है, तो वो है अवशिष्ट के अंदर आएगा, और अवशिष्ट की शक्तियां प्रदान है केंद्र को, ठीक है। मतलब वैसे टॉपिक जो इन तीनों में नहीं है तो वो हमारा जाएगा अवशिष्ट में, और अवशिष्ट की जो शक्ति है वो जाता है संघ को, मतलब भारत सरकार उसके ऊपर, केंद्र सरकार उसके ऊपर कानून बना सकती है, और यह लिया गया हमारा कनाडा से, इसको उठाया गया है। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी राज्य में उत्पन्न होती है। ये जो गोदावरी नदी है वह किस राज्य में उत्पन्न होती है, तो बात करें गोदावरी नदी की तो यह हमारा स्टार्ट होता है महाराष्ट्र के नासिक से। महाराष्ट्र के नासिक से त्रिम्बकेश्वर करके ऐसे करके नाम भूल रहे, ठीक है, यहाँ से मतलब महाराष्ट्र के नासिक से यह बहना स्टार्ट होती है, जो कि आंध्र प्रदेश से होते हुए कहाँ, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। गोदावरी नदी की बात करें तो यह दक्षिण भारत, ऊपर वाले को उत्तर भारत, नीचे वाले को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और यह भारत की सबसे पुरानी नदी में आती है। क्वेश्चन आएगा कि भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी नदी तो वो है हमारा गोदावरी नदी। और भारत का सबसे बड़ा दूसरा नदी कौन सा है, तो ये हमारी सबसे दूसरी नदी। भारत की सबसे बड़ी दूसरी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, नीचे में इसको दक्षिण भारत का इसको गंगा कहा जाता है। क्या क्या देखें हम लोग इसमें गोदावरी के बारे में, तो यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और आंध्र प्रदेश से होते हुए मिल जाती है, कहाँ मिल जाती है, यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, और इसको भारत का सबसे पुराना नदी के नाम से भी जाना जाता है, और यह दक्षिण भारत में से गंगा नदी भी मतलब दक्षिण भारत की गंगा भी से बोलते हैं। क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अगर आप लोग झारखंड पुलिस की तैयारी को बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है जिसका नाम है आरपी करियर क्लासेस, जो कि प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। इसमें आपको क्या क्या सुविधा दी जाएगी, तो झारखंड पुलिस का कंप्लीट सिलेबस, किसका पेपर 1 और पेपर 2 का, जिसमें आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज और 100+ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, और साथ ही फ्री में आपको 20+ प्रैक्टिस सेट भी दिए जा रहे हैं, ताकि आपका रिजल्ट और ही ज़्यादा अच्छा हो सके, ठीक है। और इसका प्राइस मात्र 299 रुपये, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।